सो पावर बीआई की ये हमारी सेकेंड क्लास है जिसको आज हम शुरू करने वाले हैं। और आज की क्लास में हमारा जो मेन पर्पस होगा वो ये होगा कि हमने पहली क्लास में सीखा था इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा एनालिटिक्स, जहाँ पे हमने जाना था डेटा एनालिटिक्स क्या है, किस तरीके से डेटा कलेक्ट होता है, क्लीन होता है एंड सो ऑन। और आज की क्लास का जो मेन पर्पस है वो है कनेक्टिंग योर फर्स्ट डेटा सेट एंड क्रिएटिंग योर फर्स्ट ग्राफ। और इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल या डेमो के लिए जो हम लोग डेटा सेट यूज़ करेंगे वो है सैम्पल सुपरस्टोर डेटा सेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सैम्पल सुपरस्टोर डेटा सेट की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा सैम्पल सुपरस्टोर डेटा सेट है, जैसा इसका नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डेटा सेट में प्राइमरी तौर पे हमारी 3 टेबल्स हैं। ओके, ऑर्डर्स है, रिटर्न्स है और पीपल है। इसको अभी आप इग्नोर कर दें, ये पिवट टेबल वगैरह हमने अलग से बनाई है जस्ट कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए, सो यू डोंट हैव टू गेट दिस। और ये हमने कुछ डैशबोर्ड बनाया एक्सेल में जस्ट एक डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि एक्सेल वगैरह में भी इस तरीके के ग्राफ्स बनाए जा सकते हैं, बट वो एक अलग केस है। तो हमें जिन 3 टेबल से मतलब है वो ये है, ठीक है। तो कई बार जब आपको डेटा सेट दिया जाएगा उसमें हो सकता है मल्टीपल टेबल्स हो, उसमें हो सकता है मल्टीपल एग्जाम्पल्स हो आपके सामने, बट आपको फोकस सिर्फ उन पे करना है जो आपको टेबल्स की रिक्वायरमेंट है। ओके, अब हम लोग इसको समझते हैं कि ये जो हमारी टेबल है इसका क्या यूज़ है और हम लोग इसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रो आईडी दी गई है। ओके, ये जो रो आईडी हमें दी गई है ये हर रो की एक आईडी है, जैसा इसका नाम है, यानी जो हर रिकॉर्ड जो इंसर्ट यहाँ पे हुआ है ये उसकी आईडी है। ओके, जो ऑर्डर आईडी हमारे पास आई है वो देखेंगे आप, यहाँ पे 2 रोज की एक ऑर्डर आईडी है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए करीब हमने सेलेक्ट किया 8 रोज, ठीक है, 8 रोज की एक आईडी है। तो इसका मतलब ये है ये जो ऑर्डर आईडी है ये एक यूनिक वैल्यू नहीं है या डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं है। ओके, ये ऑर्डर आईडी रिपीट हो रही है। और आप लोगों को आज एक खास चीज याद रखनी है सभी को, जब कभी किसी डेटा सेट के किसी कॉलम में, डेटा सेट के किसी कॉलम में, ठीक है, इफ द वैल्यूज आर नॉट यूनिक, ओके, सो ऑन दोस कॉलम्स वी कैन यूज एग्रीगेट वैल्यूज या एग्रीगेट मेजर्स। ओके, इसको हम लोग बाद में भी समझेंगे, अभी आप एग्रीगेट वैल्यूज करेंगे। इसका मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 रीजन है, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, 4 रीजन है। इस केस में हमारे पास सेंट्रल, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट अगर सपोज कीजिए हमारे पास 4 रीजन है तो थ्रू आउट हमारी रोज में, जैसे यहाँ पे भी देखिए, ओके, थ्रू आउट हमारी रोज में सिर्फ ये 4 वैल्यूज ही रहेंगे, राइट। जैसे हम लोग ने नॉमिनल डेटा का कंसेप्ट समझा है ना, तो ये एक तरीके का ऐसा कैटेगरी है, राइट। यहाँ पे कह सकते हैं कि रीजन एक तरह की कैटेगरी, उसमें सेल्स हो रही है, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे हमेशा एग्रीगेट मेजर्स लगेंगे। अब ये एग्रीगेट मेजर्स या एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं? सो ये एग्रीगेट फंक्शंस जो होते हैं
आपको याद रखने, कुछ बेसिक अभी हम सीखेंगे और एडवांस बाद में। सबसे पहला होता है काउंट। ओके, इसका मतलब ये कि टोटल हमारे पास 9,995 ऑर्डर्स के रोज हैं। ये बात आप समझ रहे हैं, ये ऑर्डर्स के रोज है, इतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं है। डू यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? सर एक बार और क्लियर कीजिए। ठीक है, हमारे पास टोटल इस एक्सेल फाइल में 9,995 रोज हैं डेटा की, 9,995 ऑर्डर्स नहीं है। राइट? ऑर्डर कितने हैं वो हमें निकालना पड़ेगा। ओके, तो ऑर्डर, तो पहला तो हो गया काउंट ऑफ ऑर्डर्स। ओके, ये एक एग्रीगेट एनालिसिस है जो डेटा को डिस्क्राइब करने के काम में आती है। किस काम में आती है? डेटा को डिस्क्राइब करने के काम में। अगर कोई आपसे कहता है कि डेटा को डिस्क्राइब कीजिए, ठीक है, तो उसमें आप, उसके लिए आप पहले तो न्यूमेरिकल वैल्यूज को उठा लेते हैं और फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो पहली चीज़ आप देते हैं वो है काउंट। ओके, फिर एक और चीज होती है जिसको कहते हैं काउंट डिस्टिंक्ट। ओके, या यूनिक भी कह सकते हैं इसको। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा वो आगे समझेंगे, बट अभी हम लोग कुछ बेसिक बातें समझते हैं। ठीक है, तो अब आपने जैसे खुद ही देखा कि भैया ये वाली जो आईडी है ये 8 बार आई है। ठीक है, हो सकता है कोई हो जो 16 बार आई हो। ठीक है, सो द यूनिक काउंट ऑफ वैल्यूज विल बी डिफरेंट, द यूनिक काउंट ऑफ ऑर्डर्स विल बी डिफरेंट देन नंबर ऑफ रोज। ये याद रहेगा। तो ये नंबर ऑफ रोज भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉलम है और ये नंबर ऑफ यूनिक ऑर्डर्स भी एक इंपॉर्टेंट है। जब कभी आपसे कोई पूछ लेगा यूनिक, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई आपसे पूछे काउंट ऑफ रीजन्स कितने, तो आंसर क्या होगा? 9994। पहली रो तो वो हो गई, हेडर हो गई, ये काउंट ऑफ रीजन्स है। पर कोई पूछे यूनिक काउंट ऑफ रीजन्स कितने हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 4। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और यहाँ पे सेंट्रल है बेसिकली। ठीक है, सेंट्रल, यहाँ पे आपका है साउथ वेस्ट सेंट्रल और नॉर्थ है शायद, अभी और चेक भी कर लेंगे। ठीक है, और उसके लिए सीधा है यहाँ पे आओ और फिल्टर लगा के देख लो। जैसे हम इस पे आए और सॉर्ट एंड फिल्टर लगा लिया तो हमें कंफर्म हो जाएगा। देखो, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ नहीं है। ओके, सो ये एक छोटी सी बात है जो आप सब लोगों को याद रखनी है कि अगर आपसे कोई पूछता है काउंट ऑफ रीजन्स, ऐसा कोई कॉलम जो रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है, उसकी वैल्यू रिपीट हो रही बार बार, तो वहां पे अगर आपसे काउंट किसी ने पूछ लिया, आपसे कोई अलग नहीं पूछा, सिर्फ काउंट पूछा है, तो आप कह देंगे 9994 बिकॉज दीज आर द नंबर ऑफ रोज इन द डेटा। और किसी ने कह दिया कि यूनिक काउंट ऑफ रीजन्स क्या है, वो है 4। ओके, ये याद रखिएगा। तो अगर किसी ने आपसे पूछ लिया काउंट ऑफ ऑर्डर्स, वो हो गया 9994, बट व्हाट इज द यूनिक काउंट ऑफ ऑर्डर्स, वो अभी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो उस पर भी आएंगे। तो ये पहला एक एग्रीगेट हम लोगों ने पढ़ा, काउंट और काउंट डिस्टिंक्ट। ठीक है, ऑल्दो हमारा टॉपिक आज का है कनेक्टिंग द डेटा, बट एक्चुअली हम लोग अभी भाई पावर बीआई हो चाहे कोई हो, हम डेटा एनालिसिस का बेसिक तो डिस्कस करते ही रहेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको डेटा एनालिसिस का बेसिक आना चाहिए, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का बेसिक आना चाहिए, फिर तो आप टूल तो बदलते रहेंगे। टूल तो आगे हो सकता है कभी 5 साल बाद कोई और तगड़ा टूल आ जाए, बट ये बेसिक आपको आनी चाहिए। ठीक है, और इसके लिए अब अगला जैसे सम, ठीक है,
तो काउंट और काउंट डिस्टिंक्ट तो आपका लगेगा ऐसे कॉलम्स, वो तो सभी कॉलम पे अप्लाई हो सकता है, बट जो सम है ये आपका सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम्स पे ही लगेगा। ओके, जो सम है जिसके आगे पावर बीआई में सिग्मा लगा मिलेगा, ठीक है। सो ये जो सम है ये सिंपल एक अरिथमेटिक सम है। तो अब जैसे यहाँ पे हमारे पास ऐसे 4 कॉलम्स हैं, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट और प्रॉफिट। तो हम इनको कलर कर दें। तो जो ये हमारे कॉलम्स हैं इसमें जो सेल्स है, देखो जैसे ही मैंने इसके ऊपर सेलेक्ट किया, अभी मैं एक्सेल में ही हूँ और यहाँ पे इसने हमें 3 चीज़ें बताई, काउंट, एवरेज दिख रहा है और सम। तो टोटल 22,97,200 रुपये, $200 और 86 सेंट्स ये इसका ओवरऑल वो है। इसको हम लगभग 23 लाख रुपीज, 23 लाख डॉलर समथिंग समझ लेते हैं, ये डॉलर में। तो ये इनका सम है, ठीक है। और हर एक रो का ऑर्डर कितना, एवरेज कितना है 229। आप लोग ये छोटी सी वैल्यूज देख पा रहे हैं यहाँ पे जो लिखी है, राइट। तो हर एक रो का है, तो ये रो वाइज एवरेज है, ये याद रखिएगा। ओके, जो ये एवरेज दिखा रहा है ये रो वाइज है, ये ऑर्डर, एवरेज ऑर्डर वैल्यू नहीं है। ओके, आप कभी कोई जैसे शो देखते हो जहाँ पे जैसे शार्क से पूछते हैं सवाल, व्हाट इज योर एवरेज ऑर्डर वैल्यू, राइट। सो एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकालने के लिए आपको अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और उसमें अब व्हाट इज द यूजर रिटेंशन, राइट, समथिंग इज, मतलब अब यूजर ने मान लीजिए 8/11 को ऑर्डर किया, ठीक है। तो अब ये इस यूजर का नाम है और ये इस यूजर की आईडी है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज यूजर रिटेंशन रेट, ओके, तो इसका क्या मतलब होता है कि उसी यूजर ने, ठीक है, आपके पास कब कब फिर ऑर्डर किया, ऐसा हो सकता है ना। तो ऑन एन एवरेज आपका यूजर रिटेंशन रेट क्या है, राइट, वो भी आप कभी आगे निकालेंगे। और इससे आपको ये भी समझ में आता है कि ये जो क्लेयर ग्यूट है या जो भी इसका नाम है, तो क्लेयर ग्यूट नाम के 2 हो सकते हैं कस्टमर्स, ठीक है। पर यूजर रिटेंशन रेट निकालने के लिए हम उसकी आईडी को ही लेंगे, बिकॉज ये आईडी एक यूनिक वैल्यू है। ओके, तो इसीलिए आप देखेंगे वो चीजें जहां पे नाम एक जैसे होने से कंफ्यूजन हो सकता है, उस जगह पे हम हमेशा डेटा में आईडी भी रखते हैं। ओके, जैसे मैं कुछ एंटिटीज बता रहा हूं यहाँ पे इसी डेटा सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे देखो कस्टमर्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स और शिपर्स, अभी ऐसे हो सकता है सप्लायर्स, ठीक है, कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, आप समझ रहे बात। तो ये सभी यूनिक, ये सभी के यूनिक वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो उसी तरीके से आप देख रहे हो प्रोडक्ट का भी है, तो प्रोडक्ट का देखो आईडी भी दिया है, ठीक है, ये कुछ लिखा है फर्बो समथिंग, और ये है क्या फर्नीचर। देखो अब इसका नाम कैसे लिखा गया, देखो फर्बो यानी फर्नीचर बुक केस। तो फर्नीचर का फर ले लिया, बुक केस का पहले 2 ले लिए, और फिर प्रोडक्ट का अपना यूनिक एसकेयू है। एसकेयू मतलब क्या है, एसकेयू मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट। ओके, कहीं के जैसे सीरियल नंबर भी आप बोल सकते हो इसको, या इन साधारण भाषा। तो इस तरीके से इन्होंने इसको सेव किया। तो जैसे उसी तरह से मान लो टेक्नोलॉजी फोन, तो वो हो जाएगा टेक PH समथिंग, ठीक है। देखो वही इसका प्रोडक्ट आईडी है। ओके, तो एक्चुअली में ये प्रोडक्ट आईडी है,
लाइक 1000 फिर 2275, लेकिन क्योंकि वो इसका है तो उसकी प्रोडक्ट आईडी ऐसे दिए ताकि हम प्रोडक्ट को देख के बता सके कि ये ऑफिस सप्लाईज और बाइंडर का प्रोडक्ट है। ओके, सो ये डेटा सेट है। अब जब हर बार एक ऑर्डर आता है तो वो एक स्टेट से आता है, ठीक है, और स्टेट यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मतलब 49 स्टेट है, ठीक है। इनके पास वैसे 50 स्टेट है इन टोटल, बट एक स्टेट का ऑर्डर नहीं है, बाकी सबके, शायद अलास्का का ऑर्डर नहीं है, उसके अलावा बाकी सारे स्टेट्स के यूएस के ऑर्डर्स हैं। फिर उन स्टेट्स के अपने अपने शहर, ठीक है। तो अब आप सोचो डेटा इन सब पे जाके समराइज हो सकता है। ओके, तो जैसे हमने सम निकाला, हम सम निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, ठीक है, वेरिएंस निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। ये सब आगे समझेंगे भी कि ये होते क्या है, इनके फॉर्मूले क्या है और इसका मतलब क्या है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में रिलेशन क्या है और इससे पता क्या चलता है। बट ये सारे तो मैं एक जगह पे अगर लिख दूं तो देखो, काउंट, एवरेज, काउंट डिस्टिंक्ट, ठीक है, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन में भी बहुत सारी चीज़ होती है, वो आगे समझेंगे, लाइक पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन एंड ऑल। सो बट मोटे मोटे तौर पे अभी एज अ बिगिनर आप इतने याद रखिए, ठीक है। तो जब कभी भी, ये सभी के लिए जो लोग, चाहे आपने टैबलो में किया हो या आप यहाँ पे कर रहे हो, जब कभी भी आपको डेटा सेट कोई दिया जाए और आपको एनालिसिस के लिए कहा जाए, तो बिगिनर के तौर पे बोल रहा हूँ, तो आप जो है पहले ये चीज़ें निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप अच्छा सम निकालोगे, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सब निकालोगे, तो आप फिर ये निकालोगे ना कि सम ऑफ, तो यहाँ पे आपके बन जाएगी सेल्स भी और प्रॉफिट भी, राइट। लाइक टोटल सम ऑफ सेल्स कितना है, टोटल सम ऑफ प्रॉफिट कितना है। ये दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं हमारे लिए, या दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फील्ड्स हैं। तो ये समझ रहे हो आप, यही आपको सबका निकालना है। ओके, लाइक काउंट ऑफ ऑर्डर्स आपने निकाल लिया, ठीक है, मिनिमम सेल्स किस स्टेट की है, और अब ये निकालेंगे कहाँ पे, जहां जहां पे आपके जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगोरिकल वेरिएबल क्या है, रीजन, स्टेट, सेगमेंट, कैटेगरी। ये चीज समझ पा रहे हो कि नहीं आप? जी, ठीक है। और क्या है, सब कैट, मैं सब कैट लिख दे रहा हूँ, सब कैटेगरी एंड सो ऑन। सो अब देखो एनालिसिस में कितने सारे हमारे व्यूज बन सकते हैं। कैसे, सम ऑफ सेल्स रीजन वाइज, सम ऑफ सेल्स स्टेट वाइज, सम ऑफ सेल्स सेगमेंट वाइज। सेगमेंट क्या है मैं बता भी देता हूं पहले, कंज्यूमर है, कॉरपोरेट है या होम ऑफिस है, राइट। आप ये नहीं निकालना चाहोगे एनालिसिस में कि जो हमारे सबसे ज़्यादा खरीदारी कौन करता है, कंज्यूमर से आता है, होम ऑफिस से आता है या फिर कॉरपोरेट से आता है, राइट। जैसे अगर आपने कभी ये सवाल सुना होगा, जैसे शार्क टैंक या व्हाटएवर, कभी भी आप कहीं किसी की पिच सुनी होगी, तो सवाल एक होता है ना कि आपकी सेल ज़्यादातर B2C है या B2B है ना। तो भाई अगर कंज्यूमर पे सीधे जा रहा है तो वो एक तरीके का बिजनेस टू कस्टमर है, राइट। और अगर कोई कॉरपोरेट खरीद रहा है तो एक तरीके का वो बिजनेस टू बिजनेस है। तो इसमें हम आगे इसमें भी इंटरेस्ट ले सकते हैं कि जो कॉरपोरेट ले रहा है उसका क्या नाम है ना, वो किस चीज़ में डील करता है। तो इस तरीके से हमारा एक ऑडियंस सेगमेंट या बायर सेगमेंट बनता है, वही है ये। ओके, सो अभी तुम भी समझो, आपको इतनी बात समझ में आती है क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
जी। तो आप देखो इसका फॉर्मूला कैसे बना। एक आपको पकड़ना है एग्रीगेट मेजर, ठीक है, एक आपको पकड़ना है न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके। जैसे सम एक एग्रीगेट मेजर हो गया, सेल हो गई क्या, एक न्यूमेरिकल फील्ड। फिर आपको पकड़ना है एक एक करके, राइट, रीजन वाइज सम ऑफ सेल्स, स्टेट वाइज सम ऑफ सेल्स, सेगमेंट वाइज सम ऑफ सेल्स, कैटेगरी वाइज सम ऑफ एंड सब कैटेगरी वाइज एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कैटेगोरिकल कॉलम का यूज ये। और बाय द वे इन सभी जगहों पे आप किस तरह के ग्राफ बना सकते हैं, पाई बना सकते हैं, बार बना सकते हैं, डोनट बना सकते हैं, ओके। और इफ जियो है, अगर जो आपका डेटा है वो जियो है यानी ज्योग्राफिकल डेटा है, ठीक है, तो मैप भी बना सकते हैं। तो ये आप लोग एज अ फॉर्मूला सा याद रखिए छोटा सा, जो आपके काम आएगा, ठीक है। देखो मैं इसको अलग कर देता हूं। तो अगर हम इसको एक फॉर्मूले में करें, जैसे मान लो हम खाना बना रहे, एक रेसिपी है, ठीक है। तो हमारी रेसिपी क्या है, एक एग्रीगेट लो, जैसे कहते हैं ना कि एक चम्मच चीनी लो, एक एग्रीगेट लो, ठीक है, एक न्यूमेरिकल फील्ड लो, ठीक है, एक कैटेगोरिकल फील्ड लो, ओके, और फिर आप एक ग्राफ बनाओ ऐसा, ठीक है। धीरे धीरे आपकी समझ में आने लग जाएगा कि पाई चार्ट कहाँ पे बेस्ट है। जैसे मान लो रीजन में 4 या 5 है, ठीक है, तो वहां पाई में समझ में आएगी बात, राइट। पर स्टेट में तो 49 स्टेट्स हैं, ठीक है, वो पाई में बड़ा अजीब लगेगा, है ना। तो उसके लिए इन्होंने क्या कर दिया, स्टेट क्योंकि एक ज्योग्राफिकल वैल्यू है, तो उसके लिए इन्होंने ग्राफ दे दिए, मैप चार्ट दे दिए, ओके। सेगमेंट भी 4-5 है, तो जहां 4-5 है वहां आप पाई या डोनट चूज कर लो, और जहां बहुत ज्यादा हो रहे हैं जैसे 10-12 हो रहे हैं वहां पे आप बार चूज कर लो। और ये हो गया एक केस, जिस केस में आपने कैटेगोरिकल को चुना है, ठीक है। केस नंबर 2, अगर आपके पास एक डेट है और एक न्यूमेरिकल है, बाय द वे ये मैं पूरा नोट भेज दूंगा आपको, आप नोट कर भी लो। तो अगर आपके पास एक डेट आपने चुनी है और एक न्यूमेरिकल चुना है, न्यूमेरिकल माने बोलो कौन से हुए न्यूमेरिकल, इसमें कौन से हुए न्यूमेरिकल, ये हुए ना, सेल्स हो गया, सेल्स है, प्रॉफिट है, क्वांटिटी है, और मैंने आपको क्या बताया था, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट भी होते हैं, राइट। तो सेल्स कंटिन्यूअस है, क्वांटिटी डिस्क्रीट है, ठीक है। तो अगर आपने एक डेट पकड़ा और एक न्यूमेरिकल पकड़ा जो कंटिन्यूअस है, ओके, तो इसका बेस्ट ग्राफ क्या होगा, लाइन ग्राफ, ओके, क्योंकि यहां डेट है एक और दूसरी तरफ कोई न्यूमेरिकल। आप देखेंगे लाइन ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस होता है, राइट, लाइन का मतलब ही है कंटिन्यूअस, राइट। और यहीं पे अगर आपका डिस्क्रीट है, डेट है, डिस्क्रीट है, व्हाटएवर, तो आप उसमें कंटिन्यूअस भी चुन सकते हो और बार ग्राफ भी चुन सकते हो, ठीक है। तो अब ये तो हो गई कुछ बातें, अब हम अपना प्रैक्टिस करते। तो भी अभी अब आप लोगों को सैंपल सुपर स्टोर डेटा सेट आएगा, समझ में आ गया होगा अब तक। और अब हम जो है पावर बीआई को यहाँ से ओपन करेंगे। पावर बीआई डेस्कटॉप है हमारा, और ये ओपन हो रहा है जब तक।
इसके मैं एक और चीज़ भी दिखाना चाहूँगा। ये जो हमारा डेटा सेट है अभी जो है करेंटली जो हमने डिस्कस किया, तो मेरे चैनल पे कलरस्टेक पे मैंने इसके पूरा डैशबोर्ड, एक बेसिक डैशबोर्ड बना के भी दिखाया, जहाँ पे आपको दिखेगा वही बातें जो अभी जस्ट मैं बोल रहा था, राइट। कि एक अगर हमने सेल्स बाय सेगमेंट ले लिया, एक सेल्स बाय सब कैटेगरी ले लिया, एक सेल्स बाय शिपिंग मोड ले लिया, एक सेल्स बाय स्टेट ले लिया और सेल्स बाय ईयरली, क्वार्टर एंड रीजन ले लिया, ठीक है। तो जैसा लाइन ग्राफ होता है उसी तरीके से ये एरिया चार्ट है, ओके। बस वो लाइन ग्राफ के नीचे हम उसको शेड कर दे रहे हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है पर वो समझेंगे। और जो एग्रीगेट्स है ना भाई, ठीक है, मैंने कहा जो ओवरऑल एग्रीगेट्स हैं वो आप देख रहे हो यहाँ पे एज अ वैल्यू दिख रहे हैं। ये कोई ग्राफ नहीं है, ये एज अ कार्ड है। इसे क्या कहते हैं? कार्ड, याद रहेगा। ये कार्ड है, हमारा डेटा कार्ड है। इसमें ऐसा एक कार्ड है जिसमें डेटा दिख रहा है, राइट। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कार्ड में हमेशा एग्रीगेट ही रहता है। हाँ, कार्ड में भाई, कार्ड में आप एक चीज दिखा रहे हो, राइट। तो एक कुछ दिखा, जैसे हमने, तो ये कार्ड का एक अपना हेडिंग हो जाता है और ये कार्ड का एक लेबल हो जाता है एक तरीके का कि यहाँ पे आप क्या दिखा रहे हो, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें पहले हम लोगों ने पूरा उसका निकाला, सेल्स का, ठीक है। फिर हम लोगों ने इसी में, जैसे ये पूरा हमने सेल्स के लिए बना लिया, फिर हमने इसी सेम कंसेप्ट को फॉलो किया, एग्जाम्पल ऑफ एक, और इस पे हम लोगों ने फिर प्रॉफिट पे भी ये बनाया, ठीक है। ये उसी तरीके से हमने पूरा उसी को कंसेप्ट को लेके, बस प्रॉफिट को हमने लेफ्ट राइट थोड़ा सा कर दिया। तो वो डिजाइनिंग भी जानना जरूरी है, राइट। फॉर्मेटिंग करना, कलर्स, ये सब भी हम आगे सीखेंगे। तो यही सब चैप्टर्स होने वाले कि कार्ड कैसे बनाएंगे, पाई कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, और पूरा अरेंज कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन है, हाँ, देखो ये कि यहाँ पर ऑटोमेटिक हम इसे ले सकते हैं या हमें वहाँ पे सिंपल एक लेना पड़ता है और बाकी कैलकुलेशन यहाँ लगानी पड़ती है? देख, हाँ, अब जो आपका सवाल है कैलकुलेशन, देखो पहली चीज तो क्या है कि यहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। पर जैसे आपका सवाल है, मान लो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया होगा, ठीक है। तो हम लोग सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके प्रॉफिट निकाल लेते, ठीक है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपने यहां पे ही वो कॉलम बना दिया, ठीक है, और फिर रीड किया उस डेटा को, मतलब कॉलम बना के सेव कर दिया, ठीक है, एक्सेल फाइल में, और फिर रीड किया डेटा को, तो वो कॉलम आपका दिखाएगा वहां, ठीक है। दूसरी बात, पावर बीआई में आप इसको कहेंगे कैलकुलेटेड कॉलम, ओके। अगर सपोज करो हम ओरिजिनल डेटा सेट को नहीं छेड़ना चाहते, वो जैसा है वैसा है, ठीक है, पर उसके अलावा हम कोई कैलकुलेटेड कॉलम बनाना चाहते हैं, ओके, तो वो कैलकुलेटेड कॉलम हम बना सकते हैं। यहाँ पे तीन चीजें हम कर सकते हैं, कैलकुलेटेड कॉलम, कैलकुलेटेड मेजर और कैलकुलेटेड टेबल भी, ओके। अब जैसे ये अभी है, अब जैसे यहाँ पे आप जो है चाहे लॉग इन कर लो, वो अलग केस है, बट अब जैसे यहाँ पे देखो मॉडलिंग टैब जो होता है हमारा, ठीक है, यहाँ पे आपको ये सब चीजें दिखती है। आप नया पैरामीटर भी बना सकते हो, नया टेबल बना सकते हो, नया कॉलम बना सकते हो और नया मेजर बना सकते हो, ओके। ये जो नया कॉलम होगा ये डेटा का पार्ट बन जाएगा, ओके। और जो नया मेजर होगा वो सिर्फ टेम्परेरी आप कह सकते हो कि रहेगा वहां पे, मतलब वो एक्चुअली टेबल में जुड़ नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है।
तो यहाँ जो हम बनाएंगे ये हमारी ओरिजिनल एक्सेल की फाइल पे इम्पैक्ट डालेगा नहीं, या ये हमारे, क्योंकि हमने कनेक्ट करने के बाद इसको किया है, ठीक है। सो इसको हम, ये हमारी वर्कबुक में रहेगा। सर आयुष का कोई क्वेश्चन है शायद गूगल एनालिटिक्स का, फिर से क्या गूगल एनालिटिक्स, हाँ जी सर, गूगल एनालिटिक्स का सर जो डेटा होता है, हाँ सर उसको हम CSV फॉर्मेट में करके भी तो इसमें चीजें कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ये वही बात हो जाएगी कि आपके पास जो है पूरा खाना बना हुआ, आप फिर जबरदस्ती बाहर से लाके खा रहे हैं। आप यहाँ जाइए और यहाँ से सीधे गूगल एनालिटिक्स सर्च करिए, डायरेक्ट कनेक्ट। हाँ, और यहाँ से आप इवन अगर आप गूगल शीट में तो वो भी, और यहाँ से आप सीधे कनेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे मैंने 2.0 को भी करके देखा, बट उसमें अभी बीटा लिखा है, दैट मीन्स कि अभी वो कोई डेवलपमेंट या एक्सपेरिमेंटल है। और जब आप 1.0 यहाँ पे चूज कीजिए, इसके बाद आपको ये लॉगिन करने को कहेगा आपके गूगल अकाउंट से, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली लॉगिन हो जाइए अपने उसमें। लॉगिन होते ही जो आपकी फील्ड्स हैं वो सारी यहाँ दिखाने लगेगा, मतलब जितने भी आपके गूगल एनालिटिक्स में आप प्रॉपर्टीज जोड़ते हैं, राइट। गूगल एनालिटिक्स में आप क्या करते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं और उस अकाउंट के अंदर प्रॉपर्टीज जोड़ते हैं। जैसे आपकी कोई वेबसाइट है वो एक प्रॉपर्टी है, आपकी कोई जो आपकी ऐप है वो कोई प्रॉपर्टी है, राइट। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ये सब प्रॉपर्टीज हैं, राइट। अभी मेरी प्रॉपर्टीज कुछ जैसे यूए हैं, कुछ GA4 पे हैं, तो जो GA4 पे हैं वही अभी कनेक्ट करनी चाहिए हमें, क्योंकि जो यूनिवर्सल एनालिटिक्स है वो तो पुराना हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तभी वो कह भी रहा है कि जुलाई 1, 2024 के बाद तो वो डिलीट ही कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो जैसे तुम्हारी प्रॉपर्टीज आ गई सारी जो है तुम्हारी, ठीक है। तो जैसे ही लॉगिन करोगे तो वैसे ही ये तुम्हारा करने लगेगा। तो थोड़ा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया, बट मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया और देखिए अभी क्या कह रहा है, साइन इन कंप्लीट हो गया। अब आप अपने पावर BI में वापस चले जाइए और यहाँ पे वो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो मेरा यूजर अकाउंट है, देखो मैंने जैसे बताया गूगल एनालिटिक्स में, और ये मैं जब गूगल एनालिटिक्स के चैप्टर पे आऊँगा पूरा डिटेल में भी समझाऊंगा इसको, ठीक है। ये क्योंकि आज तुमने सवाल पूछा इसलिए मैं बीच में इसको समझाने लग गया आज का, क्योंकि हमारा टॉपिक ये था कि कनेक्टिंग विथ फर्स्ट डेटा सेट। बट अब तुम यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा अकाउंट नेम है वो आ गया, और फिर उसके अंदर की देखो सिर्फ वही प्रॉपर्टीज आ रही है जो GA4 है, समझ रहे हो, यानी गूगल एनालिटिक्स 4 प्रॉपर्टीज है। और उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा ना, तो ये ऑल डेटा आ जाएगा, और फिर इसके अंदर सारे आपके वैल्यूज आ जाएंगे जितने भी हम लोग के वहाँ पे होते हैं ना, कि ये देखिए एडसेंस, एडवर्ड्स, ऑडियंस, जो हम लोगों ने वहाँ पे बनाया होता है। तो तुम्हें किससे मतलब है, इससे। अब यहाँ पे जैसे आप देखिए यूजर पे आ गए, ठीक है। तो ये जो होता है, जो तुम कह रहे हो ना कि डैशबोर्ड में जो दिखाते हैं, है ना जी सर, वो मैक्सिमम चीजें तुम्हें यहाँ मिल जाएंगी, लाइक यूजर, न्यू यूजर, परसेंटेज ऑफ सेशंस, ठीक है, काउंट ऑफ सेशंस, एक ये मिल जाएगा तुमको, और एक तुम्हारा यहाँ ट्रैफिक सोर्सेज आ जाएगा, है ना, जहाँ से कि सोशल मीडिया से आया है, रेफरेंस से आया है कि क्या। तो हम लोग एक पूरा डिटेल्ड सेशन करेंगे, शायद 2 या 3 क्लासेस करें। इस पर्टिकुलर सेशन को हम नाम देंगे डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स, ओके। सो यानी कि जो डिजिटल मार्केटिंग पर्टिकुलरली जो वेबसाइट का डेटा है उसकी एनालिटिक्स, और उसमें हम पूरा सिखाएंगे कि किस तरीके से आप गूगल एनालिटिक्स को अच्छी तरीके से यहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपने वेबसाइट को वूकॉमर्स पे बनाया है या किसी भी शॉपिफाई पे बनाया है, ठीक है। तो यहाँ आपको वो पूरा ई कॉमर्स का आपका देखिए एवरेज ऑर्डर वैल्यू देखो यही सब लिख के आ रहा है,
दिख रहा है? एवरेज क्वांटिटी, एवरेज प्राइस, बाई टू डिटेल रेट। और इवन आप देखेंगे कि जब, अगर मैं बार बार वही रेफरेंस दे रहा हूँ, शार्क टैंक वगैरह में जब कोई पिच करने आता है तो उससे ये बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, याद है कि आपका डाउ क्या है, माउ क्या है, यानी डेली एवरेज यूज़र, मंथली एवरेज यूज़र, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें। तो वो सारा कुछ सिखाया जाएगा उसमें, ठीक है। तो अभी ज्वाइन करते रहो और तुम खुद से एक बार कनेक्ट करके देखना और इस तरीके से बनाने की कोशिश करना। मैंने इस पर एक वीडियो भी बना है, वो वीडियो भी मैं तुम्हें जो है शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो उसको फॉलो करके अलग से कर सकते हो ये चीज़। ओके ओके सर। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ और फिर से ओपन कर लेता हूँ। सो अब हम लोग अपने आज के टॉपिक पे वापस आते हैं और जो हमने आज का हमारा टॉपिक उठाया कि कनेक्टिंग विद योर डेटा से, उस पे हम बात करते हैं। सो अब जैसे हम यहाँ पे आ गए, जिस तरीके से अभी आपने देखा आयुष के सवाल था कि गूगल एनालिटिक्स, तो आप लोगों को खुद समझ में आया कि हम लोग ने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था कि डेटा तो कहीं से भी आ सकता है, ठीक है, और डेटा को हम कलेक्ट करते हैं। तो अभी वो डेटा आयुष के सवाल के हिसाब से हमारी वेबसाइट पे आने वाले यूजर्स का डेटा था, नहीं? हमारे वेबसाइट पे यूज़र आए बहुत सारे, उन्होंने कुछ हरकतें की वहाँ पे, किसी ने फॉर्म भर दिया, किसी ने हमारे ऐड टू कार्ट कर दिया, किसी ने एम्प्टी कार्ट कर दिया, किसी ने बाई कर लिया, किसी ने कांटेक्ट कर लिया। तो जो यूज़र के इवेंट से वही डेटा है, ठीक है। और उसमें भी तो यही हम कर रहे, देखो वहाँ पे भी तो यही कर रहे हैं कि उसमें भी मेजर्स भी हैं और कैटेगोरिकल वेरिएबल्स भी है। जैसे सेगमेंट, मतलब यूजर फेसबुक से आया कि ट्विटर से आया, ये एक तरीके का कैटेगोरिकल है, ठीक है। कितनी देर रुका आके, ये न्यूमेरिकल है। कितने इसमें जो हम बनाते हैं वो मेनली 4 हमारे प्रोसेस होते हैं, एग्रीगेट, न्यूमेरिकल, कैटेगोरिकल और ग्राफ। ये 4 ही प्रोसेस से बनता है ये पूरा सिस्टम, राइट? ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब मैं एज अ बिगिनर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा। कि ये एक फॉर्मूला बना के एक ग्राफ बनाया जा सकता है, ठीक है, और ये बहुत सारे सवाल के आंसर दे सकता है। जैसे आप अब जैसे कहीं पे आप किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज एवरेज सेशन टाइम, तो वहां आप एक ही वैल्यू से आंसर दे सकते हो, ठीक है। पर किसी ने पूछा आपको कि लखनऊ से पिछले 7 दिन में कितने यूजर आए, ठीक है, तो इसमें फिर एक चीज और जुड़ जाएगी, वो है फिल्टर या कंडीशन, राइट। कि लखनऊ अब जैसे अभी तो हम कह रहे हैं कि सब जगह से कितने हैं, फिर उसमें कंडीशनल ऑपरेटर्स भी आ जाएंगे, है ना। फिर अब कोई कहते हैं लखनऊ और कानपुर से मिला कितने आए, तब आप क्या करोगे, तब लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। सो इसमें ऑपरेटर्स भी हैं, ठीक है। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर तो हमने पढ़े ही, फिर लॉजिकल भी होंगे, ठीक है, फिर आपके असाइनमेंट भी होंगे। अब इसमें वो नहीं होते, लेकिन ये ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक अरिथमेटिक, लॉजिकल, असाइनमेंट, कंपैरिजन का यूज सबसे ज़्यादा होता है डेटा एनालिसिस में। और कई बार इनकी खिचड़ी बनाई जाती है कि कंपेयर भी कर रहे हैं, लॉजिकल भी लगा रहे हैं, ठीक है, और कंडीशनल स्टेटमेंट भी लिखते हैं, इफ एल्स होता है ना, जैसे एक्सेल में होता है ये सारी चीजें। सभी जगहों में, पाइथन पढ़ लो, एसक्यूएल पढ़ लो, एक्सेल कर लो, सब में ये सब होता है, ठीक है। सो वो हम यहाँ भी करें। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी से बनेगा, ये मैंने आपको एक जैसे कहा ना कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। अब एक्सप्लोरेटरी में तो कोई ऐसा मतलब कोई वो नहीं है ना कि क्या किया जाए। सो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जिसे ईडीए भी कहा जा सकता है। तो ईडीए में हम क्या करते कि हम लोग
यहाँ से शुरू कर सकते हैं। लाइक चाहे तो एक एग्रीगेट, एक न्यूमेरिकल ले लो, एक ग्राफ बना लो, चाहे तो एक डेट ले लो, एक न्यूमेरिकल ले लो, एक लाइन ग्राफ बना लो, और या एरिया बना लो, राइट। और ये आज आप करिएगा आप लोग। तो अब देखो दूसरी चीज आती है, जो ये मेरी फाइल है, ठीक है। अब देखो मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, जो ये मेरी फाइल है सैंपल सुपरस्टोर, ये मेरे पास एक इस वर्जन में भी अवेलेबल है जिसका नाम है CSV। ओके, दिख रहा है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। CSV का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, इसमें वैल्यू कॉमा सेपरेटेड, ठीक है। और एक एक्सेल वर्कशीट भी है। तो जो एक्सेल वर्कशीट है अगर वो कनेक्ट करनी तो यहां से एक्सेल चुनेंगे, ठीक है। और अगर वही CSV वाली करनी है तो ये चुनेंगे, ठीक है। तो हमें क्योंकि एक्सेल करनी है, तो अब जब हम एक्सेल करेंगे तो हमें वही वाली दिखाएगा। तो ये देख के कोई घबरा जाता है बाकी डेटा सेट गए कहाँ, ये ध्यान नहीं देता है कि ये यहाँ पे सिर्फ एक्सेल लिखा है, ठीक है। ऑल फाइल कर दोगे तो सब दिखाई देगा। अब फिर ये भी नहीं करना है कि ऑल फाइल करके कनेक्टर एक्सेल का लिए हैं तो कनेक्ट वो किए ले रहे हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें याद रखिए। और एक यूट्यूब डेटा सेट भी है, ये भी रियल टाइम डेटा सेट है, जैसे वायरल वीडियोस वगैरह का, उसकी भी करेंगे एनालिसिस कि कौन सी कैटेगरी है जो इसमें वायरल हो रहा है, और ऐसे कौन से हैशटैग्स हैं, कौन से टैग्स हैं जो बना रहे हैं, ट्रेंड कैसे कैसे चेंज हो रहा है, ये सब चीज़ें। अब वो कनेक्ट कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कंप्यूटर का स्पेक्स कैसा है, वो टाइम ले सकता है। तो एक चीज आप कॉमन देखेंगे, जब कभी भी ऐसे डेटा सेट को हम कनेक्ट करते हैं जिसमें मल्टीपल टेबल्स हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने अभी शुरुआत में क्या बताया, ऑर्डर, रिटर्न और पीपल, ठीक है। तो वो पहले तो आपको पेरेंट को दिखाएगा, ठीक है। लाइक सैंपल सुपरस्टोर को एक फोल्डर पेरेंट की तरह से दिखाया, और फिर जब इसे एक्सपैंड करोगे आप, ठीक है, अगेन थोड़ा टाइम लेगा। सो अब ये लोड हो गया। तो इसमें जैसा मैंने कहा जो जो आपके मतलब का है, ठीक है, जैसे ऑर्डर्स है, पीपल है और रिटर्न्स है, ओके। क्योंकि बाकी जो हमने डैशबोर्ड बनाया, पिवट टेबल, वैसे टेस्ट के लिए बनाया, तो उसको नहीं कनेक्ट करेंगे। और ये आ गया, ठीक है। अब ये बात आपने पहले भी डिस्कस की थी, आज फिर कर रहे। देखो यहां पे शीट देखो, पहले शीट में पर्सन, रीजन, हेडर है, रिटर्न्ड ऑर्डर आईडी हेडर है। ऑर्डर में तो अभी हमने पढ़ ही लिया, ठीक है। एक एक करके ऑर्डर को इवेलुएट करते हैं। सो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, यहां पे तो सही पकड़ लिया, राइट। जो हेडर होना चाहिए था वही है, दिख रहा है टेबल में, वो बोल्ड में हो गया। पीपल में देखो क्या है, रिटर्न में देखो क्या है, कॉलम। तो इन दोनों में वो नहीं समझ पा रहा है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है सर इसमें? कभी देखो ये उस पे है कि रीड करने में कुछ है प्रॉब्लम, या कनेक्टर है, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। तो हम फिर हम अगर हमारा सब सही हो तो हम लोड पे चले जाएंगे, ठीक है। अगर हमारा नहीं सही हो रहा है तो हम जरा ट्रांसफॉर्म पे जाते हैं। और अभी वो देखो करने दो उसको प्रोसेस, 6.7 MB है, वो प्रोसेसिंग हो रहा है अभी। सो अब ये क्या है, देखो जब आपने ट्रांसफॉर्म किया तो एक टूल खुल के आ गया, पावर क्वेरी एडिटर, ओके, जो कोई हमने अलग से नहीं इंस्टॉल किया है। जब हमने पावर BI किया तभी आ गया वो हमारा, ओके। तो इट इज नॉट लाइक कि हमने कोई अलग से किया उसको, तो वो हमारा आ गया। तो इसको जो है हमने किया। अब यहाँ पे आप देखिए, राइट क्लिक कीजिए, और जिस टेबल में ऐसी गलती हो रही है, ठीक है,
वो आप यहाँ पे यूज फर्स्ट रो एज हेडर कर दीजिए, ठीक है। और अब आप देखेंगे सही हो गया। फिर पीपल में जाइए और वहां भी गलती है, राइट क्लिक कीजिए, ये जो टेबल का आइकन बना है राइट क्लिक करो, चाहे कोई सा क्लिक करो और यूज फर्स्ट रो एज हेडर कर दो, ओके। तो ये अब सही हो गया, ऑर्डर तो वैसे ही सही था, ठीक है। अब सीखने वाली बातें क्या है, जो आप कह रहे थे अभी कि अगर मान लीजिए कि ऐड न्यू कॉलम करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है, ऐड कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। तो ये सब हम सीखेंगे, जैसे कुछ नंबर ऑफ रोज रिमूव करनी है, बॉटम रोज रिमूव करनी है, कोई ऑल्टरनेट बीच की डुप्लीकेट रिमूव करनी है, तो ये थोड़े क्लीनिंग के पार्ट है, ठीक है। तो ये भी हम लोग सीखेंगे आगे, और इसमें जो ऑप्शंस हैं हमारे, ठीक है, उसको समझेंगे एक एक करके। अभी फिलहाल हमने जितना किया क्लोज एंड अप्लाई कर देते हैं उसको, तो आप अप्लाई भी कर सकते हो, क्लोज एंड अप्लाई भी कर सकते हो, तो ये पूरा सही हो जाएगा। और अभी ये कह रहे हैं कि पेंडिंग है चेंजेस, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक के लिए पेंडिंग है, ओके। तो ये फिर देखो आ गया, ठीक, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। सो अब आपने देखा कि हमारी तीनों टेबल्स जो है वो लोड हो गई और यहाँ पे दिखने लगी, ठीक है। तो जो हमारा डेटा होएगा वो इस जगह पे दिखने लगेगा, ये जो हमारा राइट हैंड साइड का साइड बार है, सारे विजुअलाइजेशंस यहाँ दिखने लगेंगे। और इसको आप ऐसे एक्सपेंड और कोलैप्स कर सकते हैं जिससे आपका ये एरिया जो है, ठीक है, वो प्रॉपरली विजिबल हो जाए, ओके। अगर आप ये सब ओपन कर दोगे तो जो ग्राफ आपको बनाने वो यहाँ से चुनेंगे आप, और फिल्टर जो अभी हम लोग बात की ना कि कंडीशन लगानी हो तो क्या करेंगे, तो वो सब फिल्टर है। जैसे मान लो आप अभी आपने सवाल पूछा था कि लखनऊ के लोगों को देखना है, या जैसे इसी में आप देखें कि सिर्फ कैलिफोर्निया के ऑर्डर दिखाओ, तो क्या करेंगे कि स्टेट को उठा के फिल्टर में डाल देंगे और उसमें से चूज ओनली कैलिफोर्निया कर लेंगे, डेटा अपने आप फिल्टर बन जाएगा, ठीक है। तो वो आगे सीखेंगे। और फिर इंटरैक्टिव फिल्टर भी बनाना सीखेंगे, यानी कि हमने पता चला चेंज किया फिल्टर को तो डेटा भी चेंज हो जाए, ओके। तो अभी जैसे ये मैंने आईपीएल का पूरा 2008 से 2023 तक के डेटा पे डाला था, तो अब यहाँ पे देखिए सीजन ऑल है, राइट। आप समझ रहे हो ना भाई, 2008 से लेके 2023 तक के सीजन्स हुए, ठीक है। तो ये उसका पूरा डैशबोर्ड है कि सबसे ज्यादा रन आज तक किसने बनाए, ये किसने किया, वो किसने किया, ठीक है। पर ये जो ऑल आपको दिख रहा है ये ये देखो, ये एक तरीके का इंटरैक्टिव फिल्टर है, ओके। जैसे अभी इसी में कोई चुन लेगा, मान लो 2008 कोई, जैसे अभी मैंने 2023 चुन लिया, ठीक है, तो आपने देखा पूरा डेटा बदल गया 2023 के लिए। तो इस वीडियो को देखिएगा डिटेल में, और ये सब सीखेंगे हम लोग। तो जैसे आईपीएल में मान लो पूरी आईपीएल की एनालिसिस करनी है ओवरऑल, तो वो हम सीजन का फिल्टर नहीं लगाएंगे, ठीक है। पर अगर हमें सिर्फ किसी पर्टिकुलर सीजन का ही देखना है कि उसमें कितने सिक्सेस लगे, उसमें कितने फोर्स लगे, ठीक है, उसमें टॉस विनर ने कितनी बार मैच जीता, और उसमें मोस्ट रन किसने बनाए, शुभमन गिल ने, मोस्ट विकेट किसने लिए, मोहम्मद शामी ने, ठीक है, जो तो वो डेटा आएगा उसमें। देखो शुभमन गिल, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, इसमें ये भी दिया है जैसे हम लोग ने कि शुभमन गिल ने अगर मान लो 100 रन बनाए तो उसका ब्रेक क्या था, लाइक कितने % ऑफ रन चौवे पे मारे, कितने सिक्सेस पे मारे, ठीक है। और डिटेल में है ये भी वीडियो, तो ये सब सीखेंगे हम लोग, और यही हम लोग का मोड ऑफ लर्निंग रहेगा, ओके। तो अब आ जाते हैं, तो ये हम लोगों के फिल्टर्स, और फिर इसके बाद यहाँ पे जो आपके आते हैं लाइक स्लाइसर, ये सब का काम हम करेंगे, ठीक है। अब जब डेटा हमारा आ गया
इस डेटा में आप देख सकते हैं जो हमारे कॉलम्स लाइक कैटेगरी, सिटी एंड ऑल, तो ये जो बाकी कॉलम है वो ऐसे दिखा रहे हैं। जो हमारे ऐसे कॉलम्स हैं जो न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे प्रॉफिट है, पोस्टल कोड है, डिस्काउंट है, ठीक है, या इवन ऑर्डर डेट को भी, तो वहाँ पे ये सिग्मा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सिग्मा जो है आपका, सिग्मा का मतलब ये है कि ये एक समेशन है ना, कि इस पे हम कैलकुलेशंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर्स हैं बेसिकली, ओके। इसी तरह देखिए पीपल में ये आ गया और रिटर्न में ये आ गया, ठीक है। अब जब आपका डेटा लोड हो गया तो इधर तो आपको डेटा दिख जाएगा। इधर की तरफ आते हैं, ठीक है। इधर की तरफ एक तो आपको ये रिपोर्ट व्यू है, ठीक है। तो पहले मान लो हम एक छोटी सी रिपोर्ट बना देते हैं। मान लो हम सिर्फ सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके, सिर्फ सेल एक ही को सेलेक्ट किया, सेल्स। तो ये अपने आप एक बाय डिफॉल्ट बार ग्राफ आ गया, ठीक है, और इसमें सेल दिखने लगी, ओके। अब ये हो गया हमारा रिपोर्ट व्यू। इसको हम बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया टेबल व्यू। यहां पे मैं तीनों टेबल को एज अ टेबल दिखाया जाएगा। और ये हो गया हमारा रिलेशन व्यू, ठीक है। और यहां पे आप देख सकते हैं कि पीपल और ऑर्डर के बीच में एक रिलेशन ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो ये, और रिटर्न और ऑर्डर के बीच में कोई रिलेशन नहीं बना है। तो हम एक पूरा चैप्टर करेंगे जिसमें हम आपको रिलेशनशिप्स को बनाना सिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं मैनेज रिलेशनशिप्स का टैग है, यानी आप नई रिलेशनशिप ऐड कर सकते हैं। अभी जैसे ऑर्डर और रिटर्न के बीच में आप देख रहे हैं कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, दिख रही है क्या? नहीं। ऑर्डर और पीपल के बीच में तो बन गई है। तो पर हमें यह पता है कि ऑर्डर टेबल में, ध्यान से देखिए, ये रिलेशनशिप कब बनती है? ऑर्डर टेबल में जो ऑर्डर आईडी है, ठीक है, वो रिटर्न टेबल में भी मौजूद है, दिख रहा है। तो जब दो टेबल में कोई कॉलम कॉमन हो तो उनके बीच में रिलेशन बनाया जा सकता है, ठीक है। उनका नाम कॉमन होना जरूरी नहीं है, पर उनका मतलब कॉमन होना चाहिए, राइट, कि वो एक ही चीज है। पर यहाँ पे तो नाम और मतलब दोनों कॉमन है। तो एक तरीका तो ये है कि वो भी कर सकते हैं, एक यहाँ से न्यू करो, ठीक है। और अब ये बारी बारी से पूछेगा कि कौन से का क्या, ठीक है। तो यहाँ से हमने कहा ऑर्डर टेबल में जो ऑर्डर आईडी है, ऐसे सेलेक्ट कर लिया, वो रिटर्न टेबल में भी ऑर्डर आईडी है, ठीक है। और इसमें मैनी टू वन रिलेशन है। भाई एक ऑर्डर एक ही बार तो रिटर्न होगा, मैनी टू वन, ठीक है। और इसको मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव, याद रखिए, ठीक है। और इसको ओके कर दिया। अब ये दोनों टेबल भी अपने बढ़िया से जुड़ गए, ठीक है, ये देखिए। और इस तरीके से जो हमारा एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है, ऐसे आप सर्च करिए ERR, ठीक है, वो तो कुछ दिखाने लगा ERR डायग्राम, ठीक है। ER डायग्राम यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है। ये बन गया हमारा। देखो एग्जाम्पल में वही सब दिखा ना, तो हम लोग इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। भाई तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सा एंटिटी यानी कौन सा टेबल कौन से टेबल के साथ किस कॉलम के थ्रू कनेक्टेड, ठीक है। क्लियर है बात? तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है, ऑब्वियसली डेटा की डेफिनेशन पढ़िए और समझ के पहले एनालिसिस करने से पहले ये कर लीजिए। तो इसको हम लोग कल और डिटेल में भी समझेंगे। कल हम लोग एक और चैप्टर भी करेंगे, पर अभी ये हमारा हो गया। अब आपको ग्राफ बनाने वापस यहाँ आ जाइए, टेबल में कुछ खुराफात करनी है आ जाइए, रिलेशन बदलना है आ जाइए, ठीक है। और ये मैनेज से बाय द वे आप रिमूव और डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा अगर हम ऑटो डिटेक्ट कर देते तब भी वो बना देता, ठीक है। तो वो आप अपने से ट्राई कीजिएगा, ओके।
तो ये ग्राफ बन गया, ठीक है। अब इसमें सिर्फ हमने सेल लिया, मैंने अभी आपको क्या बताया, एक जैसे हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं कि एक एग्रीगेट पकड़ लो, एक न्यूमेरिकल पकड़ लो, एक कैटेगोरिकल और एक ग्राफ। तो जैसे एक हमने न्यूमेरिकल पकड़ लिया, ठीक है, एक हम लोग रीजन पकड़ लेते हैं, ठीक। तो देखो अपने आप कैसे सेगमेंट होता जा रहा है, राइट। और क्योंकि हमने न्यूमेरिकल पकड़ा है और हमने किया तो वो सम ऑफ एक्सेस दिखा रहा है, सम ऑफ सेल्स। ये चीज समझ पा रहे हो जी? इस छोटे से एरो पे अगर क्लिक करते हो इस वाले, ठीक है, तो आप उस एग्रीगेट को बदल भी सकते हो। आप एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग एवरेज कर देते हैं, तो ये एवरेज हो गया। और यहाँ देखो टाइटल भी अपने आप बदल रहा है, ठीक है, और ये हो गया। तो ये हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया। अब एक ध्यान से देने वाली बात, ये बिल्ड विजुअल है, ठीक है। यहाँ पे एक ये है, एक ये टैब भी है, ओके। ये वाला टैब क्या है, ऐड डेटा टू योर विजुअल, और ये वाला टैब क्या है, फॉर्मेट योर विजुअल, ठीक है। जब कभी भी हम फॉर्मेट शब्द समझे, चाहे हम टैबलो, चाहे पावर BI या कहीं पे भी, तो हम समझ जाएंगे कि ये उसके रंग रूप को बदलने के लिए, ठीक है। तो अब जैसे एक्स एक्सिस है, उसका कलर क्या है, तो हम जैसे ये चुन लिया, ठीक है, और वैल्यूज किस कलर की है, टाइटल किस कलर का है, ठीक है। टाइटल हमने जैसे ये वाला चुन लिया, ये, और टाइटल की जो आपके वो क्या है, उसका अलाइनमेंट क्या होगा, ठीक है, लेआउट क्या है, ये हम पूरा सीखेंगे आगे चल के। लेजेंड कोई है नहीं हमारे केस में, कॉलम्स है, ठीक है, कॉलम के कलर हैं, तो उसको हमने जैसे अप्लाई कर दिया, ठीक है। भाई कई बार कोई बिजनेस हमें एक ब्रांड गाइडलाइन दे देता है, ठीक है, और उस ब्रांड गाइडलाइन में होता है कि नहीं भैया हम तो ग्राफ हमारे यही कलर्स हैं हमारे ब्रांड गाइडलाइन में, ठीक है। तो आप उसको उसके हिसाब से कर लीजिए। यहाँ मोर कलर पे करके आप कलर का हेक्साडेसिमल कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हेक्साडेसिमल कोड होता है, ये हम लोग CSS में यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट और हर जगह यूज़ करते हैं। तो किसी भी कलर को इस हेक्साडेसिमल कोड के माध्यम से डिफाइन किया जा सकता है। जैसे अगर हम 6 0 लिख दें, 1 2 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सबसे काला, ठीक है, और ये F लिख दें 6 बार, तो ये हो जाएगा सबसे सफेद, वो दिख ही नहीं, ठीक है। बाकी सब उसी बीच में, ठीक है। और RGB से भी इसे डिफाइन किया जाता है। सो इस पे हम लोग आगे डिस्कशंस करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका ग्राफ का कलर क्या है। कई बार हम केवल उसे सजाने के लिए लिखते हैं, कई बार ब्रांड्स या जिसके लिए हम एनालिसिस कर रहे हैं वो हमें बताता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट को हम लोग अच्छे समझेंगे। अब जैसे इसमें भी देखिए टाइटल है, इसको बदलना चाहते हैं, यहाँ से बदल लीजिए, ठीक है। इसके जो साइज है बदलना चाहते हैं, यहाँ से बदल लीजिए। ऑब्वियसली इस वीडियो को दोबारा प्ले करके ऐसा बना के दिखा रहा मुझे, ठीक है। यहाँ से उसका अलाइनमेंट बदल सकते हैं, ठीक है ना। टेक्स्ट रैप ऑन या ऑफ करें, सब मतलब भी समझेंगे आगे। यहाँ पे इसका साइज है, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट्स है, जैसे आप ट्रांसपेरेंसी को करना चाहते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर को करना चाहते हैं, तो आपके ऊपर है। बैकग्राउंड कलर की ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देते हैं, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा हाईलाइट आने लगेगा, ठीक है। शैडो है, ये ग्राफ की शैडो आएगी, ये देखो दिख रहा है। सो ये सब चीज़ें, तो इसको भी मैं समझाऊंगा, ये जनरल बातें। प्रॉपर्टीज़ में जाके आप उसके साइज को भी अपना कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। आज हम लोगों ने एक बेसिक सी बात सीखी है, ग्राफ हमने सीखा है। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको जो सिखाया, मैंने कहा कि एक पकड़ो, ठीक है, मैंने एक बना के दिखाया। तो यहाँ पे देखिए ये पेज कहलाते हैं, ठीक है। तो एक पेज का नाम क्या दे देता हूँ मैं, एवरेज
सेल बाय रीजन, ठीक है। आप चाहो तो एक ही पेज पे सब दिखा सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा अभी के लिए एज अ बिगिनर आप अलग अलग पेज पे 5 अलग अलग चीज़ें दिखाओ, ठीक है। जैसे एवरेज सेल, एवरेज प्रॉफिट, फिर आप बाई सिटी, बाई ये, बाई वो, ठीक, और इतना बना के दिखाओ। और इसको आप यहाँ से ऐसे सेव करोगे, ठीक है। और आप जब सेव करेंगे तो ये PBIX फाइल में होगा, जो पावर BI फाइल है, ठीक है। यहाँ पे मोर ऑप्शंस भी है, कहीं पे फोल्डर वोल्डर बदल लो, ठीक है। तो अभी आप इसको सेव कर सकते हो PBIX फाइल में और मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो ताकि मैं उसे देख सकूँ, ठीक है। ये सो इतना आप करिए और करके बताइए। आयुष तुम भी ट्राई करना, ठीक है। और सो आयुष अभी कुछ समझ में आया? आवाज सो ठीक है, तुम जो है भेजना उसमें, ठीक है प्रभात? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कनेक्ट करते हैं और आगे का डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर द सेशन। या प्लीज सेंड द डिटेल्स एज वेल। श्योर। ठीक है, थैंक यू आयुष, थैंक यू अंकित, थैंक यू सर।